वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बफर सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स और बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स मैं कंबाइन आप लोगों को करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं, आज का टॉपिक भी थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए देखते हैं। चलिए बफर सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में अगर थोड़ा सा एसिड और बेस ऐड करेंगे तो उसका पीएच चेंज होगा। बट बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, बफर सॉल्यूशन में अगर हम कोई भी एसिड और बेस डालते हैं तो उसका पीएच चेंज नहीं होता। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसका मैकेनिज्म क्या है, पीएच क्यों नहीं चेंज होता, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं बफर सॉल्यूशन का, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या कहता है। बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन which can resist the change in pH on addition of a small amount of acid or base। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बफर सॉल्यूशन में अगर आप थोड़ा सा एसिड और बेस डालोगे तो वहां पे कोई पीएच का फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चेंज होगा जो हम कंसीडर नहीं करते हैं, पीएच का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जो एबिलिटी ऑफ द बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन एक बोल के एक टर्म आता है, बफर एक्शन बोल के एक टर्म आता है, तो वो भी देख लेते हैं। बफर कैपेसिटी और एक्शन बोलते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ द बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, जो एबिलिटी है बफर सॉल्यूशन का जो पीएच को चेंज नहीं होने देता, उसको हम लोग बफर एक्शन बोलते हैं। तो लिख लीजिए, एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, बफर सॉल्यूशन, एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। बफर कैपेसिटी भी बोलते हैं, बफर एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, बफर सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल बफर और दूसरा हमारा होता है मिक्स्ड। तो सिंपल में हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल बफर होता है हमारा वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन। सपोज कीजिए आप अमोनियम एसिटेट ले लेते हैं, ये क्या वीक बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है। मिक्स्ड में हम लोग पढ़ते हैं दो टाइप का, एक होता है हमारा एसिडिक बफर और एक हमारा होता है बेसिक बफर। देखिए चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि बफर सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम भी पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको मैं हटा रहा हूं, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैं बता रहा था आप लोगों को कि दो तरह का होता है हमारा, एक सिंपल होता है, तो पहले सिंपल वाला पढ़ लेते हैं। सिंपल में हमारा वीक एसिड और वीक बेस होता है, ठीक है। सिंपल में हमारा वीक एसिड और वीक बेस होता है। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से वो पीएच को चेंज नहीं होने देता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, अमोनियम एसिटेट, ठीक है। तो वीक एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये तो सॉल्ट है, तो पूरा डिसोसिएट करेगा। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो टूट जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर इसमें H पॉजिटिव को डालते हो, तो क्या होगा, H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करके हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और तुम जानते हो कि एसिटिक एसिड तो हमारा वीक है, एसिटिक एसिड तो वीक है, तो ये भी डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा, इसलिए पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो H पॉजिटिव तुम डालोगे बाहर से वो क्या करेगा कि एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो H पॉजिटिव तो कंज्यूम हो गए ना, और ये तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इधर की तरफ टेंडेंसी नहीं रखता है आने के। इसीलिए हमारा अगर एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अगर इसमें बेस डालते हो, बाहर से अगर तुम OH- डालते हो यहाँ पे, तो ये हमारा वीक बेस का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, अगर OH डालोगे तो ये अमोनियम कंबाइन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि बहुत वीक है। तो इसकी टेंडेंसी भी इधर नहीं होती है, बहुत वीक डिसोसिएशन होगा। इसीलिए जब तुम
सिंपल बफर में जब तुम डालते हो एसिडिक जब तुम एसिड और बेस डालते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिंपल बफर की कहानी है, यहाँ खत्म होती है। चलिए आइए मिक्स बफर क्या होता है वो देखते हैं। मिक्स बफर में मैंने आपको दो तरह का बताया है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक बफर, पहले पढ़ते हैं एसिडिक बफर क्या होता है। तो ध्यान देना, बफर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड होता है और वीक एसिड का हम लोग सॉल्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। चलिए एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट। वीक एसिड में देखो हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, इसी का सॉल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो क्या होगा, वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये होगा NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड हमारा वीक है, तो ये कंबाइन करके सॉल्ट बना है एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये हमारा होगा एसिटिक बफर होगा। इसकी पीएच वैल्यू हमारी होती है 4 to 7, इसकी रेंज है पीएच की, ठीक है। आइए मैकेनिज्म को समझते हैं। जब तुम इसमें एसिड डालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कैसे ये अपना पीएच को चेंज होने से रोकता है, चलिए देखते हैं कहानी। तो ये हम जानते हैं कि ये वीक एसिड है हमारा, तो ये डिसोसिएट करेगा बहुत ही कम एसीटेट और H3O पॉजिटिव में। ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा डिकम्पोज आयोनाइज हो जाता है। पहले बता रखा हूं मैं, बताया है मैंने आपको। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है, मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग से फिर देखते हुए आइए, लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए, अगर तुम इसमें H पॉजिटिव को डालते हो, बाहर से तुम कोई एसिड को डालते हो, मतलब तुम H पॉजिटिव को डालते हो, तो क्या होता है, H पॉजिटिव को जब तुम डालोगे यहाँ पे तो क्या होगा कि एसिटेट आयन कंबाइन करेगा। ये तुम्हारा बफर का एसिटेट आयन, ध्यान रखना एसिटेट आयन बहुत लार्ज क्वांटिटी में है यहाँ पे, कि ये पूरा डिकम्पोज कर जाएगा, यहाँ डिसोसिएट हो जाएगा। तो एसिटेट आयन तुम्हारा H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जितना तुम H पॉजिटिव डालोगे यहाँ पे, एसिटेट आयन उसके साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। एसिटिक एसिड वीक है, डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा, इसलिए पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बेस डालोगे, तुम NaOH तुम कोई बेस डालोगे, सपोज कर OH-, जो बेस OH- प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन में, H3O पॉजिटिव उसके साथ कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। तुम्हें ली चैटेलियस प्रिंसिपल मैंने बताया है, जब यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियस प्रिंसिपल रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। जितना तुम OH- H पॉजिटिव को लेगा, उतना ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम OH- डालोगे तो H पॉजिटिव यहाँ से जितना कमेगा उतना इधर से भी मिलेगा उसको, तो कोई कंसंट्रेशन, कोई H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पे चेंज नहीं होगा, पीएच हमारा कभी चेंज नहीं होगा। ये तुम्हारा है एक्शन एसिडिक बफर का, जब तुम उसमें डालोगे एसिड और बेस। चलिए आइए देखते हैं बेसिक बफर की क्या कहानी है, आइए समझते हैं। देखो मैं ट्राई करता हूं कि हमारा वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने, बट कोई टॉपिक लॉन्ग होता है तो मैं उसको 2 पार्ट में नहीं पढ़ाना चाहता हूं, एक ही पार्ट में खत्म करना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा हड़बड़ी में पढ़ाना पड़ता है। कल मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थोड़ा जल्दी पढ़ाया हूं तो वो समझ लीजिएगा, आज मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं। बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारा वीक बेस होता है और वीक बेस का सॉल्ट होता है एंड सॉल्ट ऑफ इट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वही कंसेप्ट है। यहाँ पे वीक बेस है और उसी का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। वीक बेस में हमारा आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका स्ट्रॉन्ग के साथ लेंगे तो क्या होगा, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग है, HCl और NH4OH को कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा बेसिक बफर सॉल्यूशन का कंपोनेंट है, ये दोनों रहेंगे। आइए मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक उसी तरीके से तुम NH4OH को
डिसोसिएट कर दो इस तरीके से। NH4Cl तुम्हारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा हर बार की तरह। चलो, जब तुम इसमें एसिड डालोगे, मतलब H पॉजिटिव का फोर्स डालोगे, ठीक वही कहानी रिपीट होती है। यहाँ पर H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगी, रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डी चैटेलियस प्रिंसिपल। OH की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगी क्योंकि ये रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा। जितना OH यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव से कंबाइन करेगा, उतना ही OH भी वापस इधर बन जाएगा। इसीलिए जब तुम H पॉजिटिव डालोगे पीएच में नो चेंज। अच्छा, इसकी जो पीएच रेंज की वैल्यू होती है वो होती है 7 to 10 के करीब, 7 to 10 के करीब होती है इसकी पीएच रेंज। ठीक है, बेसिक बफर इसीलिए बोलते हैं। और जब तुम इसमें डालोगे, बेस डालोगे, OH माइनस का फोर्स डालोगे, तो क्या होगा, तुम्हारा NH4 पॉजिटिव कंबाइन करेगा OH नेगेटिव से और तुम्हारा बना लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, ये फिर इधर डिसोसिएट नहीं करना चाहेगा, मतलब OH माइनस जितना तुम डालोगे उतना ये कंबाइन करके इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही रहेगी रिएक्शन में जितनी पहले थी, क्योंकि अमोनियम आयन जो बन रहे हैं यहाँ पे वो कंबाइन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये पूरा मैकेनिज्म होता है बेसिक सॉल्यूशन का, किस तरीके से वो पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि हम लोग जो लेते हैं ये इक्विमोलर अमाउंट में लेते हैं। इक्विमोलर लेने से बहुत अच्छा बफर बनता है, ये बताता हूँ अभी इक्वेशन के हेल्प से मैं बताऊंगा। ये इक्विमोलर क्वांटिटी में अगर लोगे तो मैक्सिमम बफर एक्शन होता है। इक्विमोलर क्वांटिटी में लेने की ट्राई करना तो हमारा बहुत अच्छा एक्शन आता है, बफर कैपेसिटी बहुत अच्छी आती है। चलिए, ये बात हो गई, यहाँ पे कहानी खत्म होती है। कहानी एक नई स्टार्ट होती है हमारी कि पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। इतना तो पढ़ लिए हैं भैया, पीएच कैलकुलेट करने का भी बता दीजिए। अभी बता देता हूं कैसे हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं। तो पीएच कैलकुलेट कैसे होगा, हम लोग एसिडिक बफर का एग्जांपल लेते हैं पीएच कैलकुलेट के लिए। ठीक है, पहले एसिडिक बफर का ले लेते हैं, एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक बफर का लेते हैं, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएच ऑफ अ बफर। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बताता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा इधर। तो वही एग्जांपल लेंगे, तो देखो एसिटिक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा एसिडिक बफर का कंपोनेंट हो गया। चलो डिसोसिएट करते हैं। इक्वेशन तो तुम्हें हर बार लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन लिखने से डरना मत, फेज अपना लिख लेना, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार पहले लेक्चर में बता दिया हूं, एक चीज बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये इक्वेशन लिख लोगे। चलो इसका Ka लिख लेते हैं। जब इसका तुम Ka लिखोगे तो ये बनेगा। देखो, कहीं भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता है कि क्या आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं अपना पूरा बेस्ट यहाँ पे देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, पूरा का पूरा आयनाइज होगा हर बार की तरह। बताना क्या चाहता हूं थोड़ी देर में पता चलेगा। ये पूरा का पूरा तुम्हारा आयनाइज होगा। देखो, बताना क्या चाहता हूं मैं यहाँ पे, ये देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम पे, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो इक्विलिब्रियम पे हम ये मान लेते हैं कि ये बहुत कम डिसोसिएट करेगा, आयोनाइज करेगा। तो क्या होता है कि हम लोग जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, हम लोग इनिशियल के ही बराबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इनिशियल के बराबर ले लेंगे, तो एसिड जितना है हमारा, हम सपोज करते हैं जो बहुत कम डिसोसिएट करेगा, इसलिए हम इनिशियल क्वांटिटी ही ले लेते हैं जितना एसिड हमारा था। और ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे आयोनाइज कर जाएगा, तो हम इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, वो इसके बराबर ले लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्ट है, तो हम ले लेते हैं कि सॉल्ट के बराबर ही हमारा हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया, पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होगी। तो तुम ये लिख सकते हो। तो इतना हो गया। चलिए इधर आते हैं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाइए व्हाइट बोर्ड में। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी बनी
पीएच कैलकुलेट करना है तो H पॉजिटिव को अलग से लिखना होगा, H पॉजिटिव लिखना होगा आपको। H पॉजिटिव को लिख लीजिए, यहां पे क्या होगा, K एसिड बाई सॉल्ट इंटू Ka। देखिए भैया पीएच निकालना है, H3O पॉजिटिव है, लॉग लेना पड़ेगा, माइनस लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। जब माइनस लॉग आप ले लीजिएगा, यहां पे जब माइनस लॉग ले लोगे तो माइनस लॉग Ka माइनस लॉग एसिड बाई सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस लॉग H पॉजिटिव हमारा पीएच होता है हर बार की तरह, माइनस लॉग Ka हमारा pK होता है, और तुम इसको जब पॉजिटिव करोगे तो सॉल्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा। फॉर्मूला हमारा यही है, इक्वेशन हमारी यही है। तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी, पीएच आप कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से, बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। देखो सॉल्ट बाई एसिड रेशियो में है, तो अगर मैं बताना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन है, इसमें कितना भी तुम पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में है। ये भी तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तुम कितना भी पानी डालो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कितना भी पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन है। पर एक कंडीशन इसमें भी आ जाती है, अगर हमारा एसिड मोनोप्रोटिक हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर पॉलीप्रोटिक एसिड हो, एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाले हो, मैंने आपको बताया है डेफिनेशन। अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है तो वहां डाइल्यूशन का फर्क पड़ता है, बट मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, जानकारी के लिए रखिए। अगर कोई पूछ ले कंडीशन क्या है डाइल्यूशन वाली, तो मेरा मोनोप्रोटिक होगा, कोई पूछेगा नहीं, बट आप अपने अंदर नॉलेज के लिए रखिए, आना भी चाहिए। चलिए, तो डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन, कितना भी पानी डाल दो भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात तो ये खत्म होती है यहाँ पे। दूसरी बात होती है कि अगर हम सॉल्ट और एसिड का भी इक्विमोलर ले लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, अगर सॉल्ट और एसिड को अगर हम इक्विमोलर ले लेते हैं तो pH इक्वल्स टू pKa हो जाता है, मैक्सिमम बफर एक्शन होता है। तुम इक्विमोलर नहीं लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट pH इक्वल्स टू जब तुम ले लेते हो सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को, तो हमारा क्या होता है, pH इक्वल्स टू pKa हो जाता है, बेस्ट बफर एक्शन होता है। और एक बात आती है यहाँ पे, अगर तुम्हें पीओएच कैलकुलेट करना है तो इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, बेसिक बफर करके फिर से डेरिवेशन करने मत बैठ जाना। और करना है प्रैक्टिस के लिए तो कर भी सकते हो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम है। देखो जब तुम यहाँ पे पीओएच लोगे तो यहाँ pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस हो जाएगा, सॉल्ट बाई एसिड की जगह सॉल्ट बाई बेस हो जाता है। चलिए एक दो टॉपिक और बता देता हूँ, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो देख लेते हैं। अच्छा ये बात खत्म होती है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑफ डाइल्यूशन की बात मैंने बता दिया। एक और पार्ट रहता है एप्लीकेशन क्या है, जितना पढ़ रहे हैं हम लोग तो एप्लीकेशन पार्ट भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन तो हमारे बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। हमारा जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन कैसे होता है, थ्रू बफर एक्शन। वहां पे कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयंस जो बनते हैं बाइकार्बोनेट्स, वो हमारा हेल्प करते हैं बफर सॉल्यूशन को पीएच को मेंटेन करने के लिए। अगर इसका एप्लीकेशन पूछ लिया जाए तो एप्लीकेशन थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि जब पढ़ाता हूं तो पूरा ही कंसेप्ट में बताता हूं। अगर मेरा ये वीडियो देख लोगे तो बफर सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पहला एप्लीकेशन इसका होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री वगैरह में बहुत काम आता है बफर सॉल्यूशन का। मेडिसिन वगैरह में मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है, मेडिसिन जब कोई बनाते हैं या डाई वगैरह बनते हैं तब भी हमारा बफर सॉल्यूशन का जरूरत पड़ता है। और हमारे जितने भी बायोलॉजिकल फ्लूइड है हमारे बॉडी में, जैसे मान लो ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, तो इसकी पीएच भी जो मेंटेन होती है बफर सॉल्यूशन के थ्रू मेंटेन होती है। मैंने आपको बताया है कि कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट्स आयन ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने में। तो ये पूरा खत्म होता है बफर सॉल्यूशन। अगले बार मैं आऊंगा न्यूमेरिकल्स पोर्शन लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल जब तक नहीं बनाइएगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ के कुछ भी नहीं होता जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, अप्लाई करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।